Hi guys, welcome to the eLearner. In this video, we're gonna learn about CPU scheduling. So let's get started. So in a multi-programming system, at any given time, there are several processes in the system that are competing for the CPU's time. It means कि multi-programming system में multiple processes होती हैं जो एक साथ CPU के time के लिए compete कर रही होती हैं, यानी कि CPU के लिए compete कर रही होती हैं, that they all want CPU at the same time. बट एक टाइम पे सीपीयू किसी एक ही प्रोसेस को मिल पाता है और जिस प्रोसेस को सीपीयू मिलता है वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में चली जाती है। कौन सी स्टेट में? रनिंग स्टेट में चली जाती है। वाइल ऑल द अदर प्रोसेसेस, जो अदर प्रोसेसेस है जिन्हें सीपीयू नहीं मिल पाता, या तो वो रेडी स्टेट में जाती हैं या फिर वेटिंग स्टेट में जाती हैं। ये स्टेट्स मैंने आपको पहले बता रखी हैं। स्टेट ऑफ प्रोसेस नाम की एक वीडियो है, वो मैंने आपको बता रखी है। Okay, ready state means the process is ready for the allocation of CPU. Process ready है, उसने अपना सारा job perform कर लिया है, बस उसे चाहिए कि CPU उसे execute कर दे. Okay, and the waiting state is that कि CPU IO operation करवा रही है कोई. Sorry. Waiting state is that process IO operation करवा रही है कोई. Okay. I hope you get that point कि in a multi-programming system there are multiple processes that competing for the CPUs at the same time. एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस को CPU का एलोकेशन मिलता है, ओके, और वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में चली जाती है। ठीक है, नाउ OS क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि कैसे हम प्रोसेसर डिफरेंट प्रोसेसेस को एलोकेट करें। प्रोसेसर मीन्स CPU, कि हम कैसे CPU को मल्टीपल प्रोसेसेस के में एलोकेट करें, यानी कि कौन सी प्रोसेस को कब CPU देना है, कौन सी प्रोसेस को नहीं देना, ये डिसाइड करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और ये मैकेनिज्म स्केड्यूलिंग कहलाया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेसर का एलोकेशन टू डिफरेंट प्रोसेसेस, इसको स्केड्यूलिंग कहते हैं। सो स्केड्यूलिंग इज अ फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन, ठीक है, इन विच it will be determined that how processor will serve to the processes, कि कैसे CPU हम एलोकेट करवाएं प्रोसेसेस को। ओके, और मोर ओवर स्केड्यूलर क्या करता है, स्केड्यूलर सेलेक्ट करता है अब कौन सी जॉब एडमिट होगी सिस्टम में। लेट सपोज मैंने प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस है मेरे पास, मैंने प्रोसेस 1 को CPU एलोकेट करा दिया। ओके, प्रोसेस 1 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। अब प्रोसेस 1 के बाद मैं किसे CPU एलोकेट कराऊं, कौन सी प्रोसेस को CPU दूं। ठीक है, तो ये डिटरमाइन करने का काम स्केड्यूलर करता है। नाउ वी लेट learn about different scheduling criterias, ओके, जिसका हम यूज करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी आपकी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम अच्छी है। ओके, सो ये क्राइटेरियाज हैं कुछ। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज CPU यूटिलाइजेशन। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज CPU यूटिलाइजेशन। सो इन प्रैक्टिकली हम ये सोचते हैं कि वो आपकी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम अच्छी होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा CPU का यूटिलाइजेशन हो रहा होगा। अब इन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइजेशन कराना CPU का इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट हम ये सोचते हैं कि CPU का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, ट्राई टू यूटिलाइज CPU द बेस्ट पॉसिबल वे यू कैन। ओके, सो जो CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम CPU का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगी उसे बेस्ट वन कंसीडर किया जाएगा इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। ओके, स्केड्यूलिंग के लिए डिफरेंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम होती हैं, कौन सी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम का हम कब यूज करें, ओके, वो हम इन 5 तरीकों से डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, सो CPU यूटिलाइजेशन से हमें क्या पता चलेगा, CPU यूटिलाइजेशन से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी एल्गोरिदम बेटर है इन टर्म ऑफ CPU यूटिलाइजेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज थ्रूपुट. Throughput is basically the amount of services or the amount of work done by a process in a per unit time. मतलब done by a system in a unit time, कि एक सिस्टम एक यूनिट टाइम में कितना वर्क करता है। ओके, उसको थ्रूपुट कहते हैं। थ्रूपुट इज ऑल्सो अ मेजर टू डिटरमाइन द शेड्यूलिंग ऑफ अ प्रोसेस। Okay, so if there will be if a computer system do more work in a unit interval of time, then it considered to be a more throughput, more efficient one, more productive one.
ठीक है। बट थ्रूपुट एक बेटर क्राइटेरिया नहीं कंसीडर किया जाता इन टर्म चेक करने के लिए कि कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अच्छी है, क्योंकि थ्रूपुट जो होता है वो डिपेंड करता है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स पे। यानी कि अगर आपकी प्रोसेस सीपीयू बाउंड है, ठीक है, एग्जांपल है अगर आपकी प्रोसेस एक सीपीयू बाउंड है तो उस प्रोसेस का जो थ्रूपुट है वो कम होगा एज कम्पेयर टू आईओ बाउंड प्रोसेस। तो अगर आप ये चेक कर रहे हो कि आईओ बाउंड प्रोसेस है आपके पास और सीपीयू बाउंड प्रोसेस दोनों है, और आप चेक कर रहे हो कि कौन सी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम या कौन सी प्रोसेस को सीपीयू में एलोकेट करूं, और आप थ्रूपुट मेजर का यूज कर रहे हो ये चेक करने के लिए कि सीपीयू किसे एलोकेट करना है, तो वो बेटर मेजर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि थ्रूपुट जो है इन दोनों प्रोसेसेस का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो या तो आप दोनों आपकी प्रोसेसेस ही सारी सीपीयू बाउंड हो, एक जैसी प्रोसेसेस हो, तब आप थ्रूपुट का यूज कर सकते हो मेजर करने के लिए कि कौन किसको एलोकेट करना है सीपीयू। Okay, otherwise throughput is not considered as the better measure for determining which process we have to allocate the processor. Now the next one is turnaround time. Turnaround time is basically the time interval between a time of submission of a job to its completion. अब टर्न अराउंड टाइम में वो सारा टाइम आ जाता है कि जब हमें जॉब मिली और उसके एंड होने तक जितना हमें टाइम लगा उस जॉब को कंप्लीट करने में, वो सारा टर्न अराउंड टाइम में आ जाता है। यानी कि टर्न अराउंड टाइम में कौन कौन सा टाइम आ जाता है? टर्न अराउंड टाइम में आपका आ जाता है वेटिंग टाइम, कि वेटिंग टाइम जो प्रोसेस मेमोरी में वेट कर रही थी। दूसरा आपका रेडी टाइम, मतलब कि जितने देर तक वो रेडी स्टेट में थी। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है आपका सीपीयू टाइम, मतलब कि सीपीयू ने जितनी देर जब उसे एग्जीक्यूट करा तो कितना टाइम लगा सीपीयू को उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, वो टाइम। प्लस आईओ ऑपरेशन टाइम, कि आईओ डिवाइसेस ने जब उसके ऊपर ऑपरेशन करे तो कितना टाइम लगा। तो वो सारे टाइम का एडिशन टर्न अराउंड टाइम होता है। ठीक है, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम मतलब वो सारा टाइम ना, जब प्रोसेस आई, नई प्रोसेस आई, उसके बाद वो उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, उसका एग्जीक्यूशन हुआ, तो कितना टोटल टाइम लगा, ठीक है, उसके आने से लेकर उसके एग्जिट होने तक, वो टाइम टर्न अराउंड टाइम होता है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब होता है कि द टाइम इंटरवल जिसमें आपकी प्रोसेस वेट कर रही है सीपीयू एलोकेशन के लिए। ओके, स्टार्टिंग से सुनो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं, सारी कंपीट कर रही होती हैं, किसके लिए कंपीट कर रही होती है? प्रोसेसर यानी सीपीयू के लिए कंपीट कर रही होती है कि मुझे सीपीयू चाहिए, मुझे अपनी एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू चाहिए। बट सीपीयू एक टाइम के लिए सिर्फ एक प्रोसेस को मिल सकता है, तो बाकी अदर प्रोसेसेस कहाँ जाएंगी? रेडी स्टेट में वेट ही तो करेंगी। तो वो टाइम इंटरवल जितनी देर के लिए वो वेट कर रही है सीपीयू एलोकेशन के लिए, दैट कंसीडर टू बी अ वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज टर्न अराउंड टाइम माइनस यूनिट ऑफ सर्विसेज। एक्स मीन्स यूनिट ऑफ सर्विसेज। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज आप अपने स्कूल में खड़े हो, एक क्यू में खड़े हो, एक लाइन में खड़े हो, कॉपी चेक कराने के लिए अपनी टीचर से। ठीक है, 5-6 बच्चे खड़े हुए हैं एक लाइन में अपनी मैम से कॉपी चेक कराने के लिए। आप सपोज 5वें नंबर पे 5th पोजीशन पे खड़े हो नोटबुक चेक कराने के लिए, और आपको देखना है कि यार मेरी बारी कब आएगी, बहुत देर होगी मुझे यहाँ खड़े खड़े, मेरी बारी कब आएगी। तो ये डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करोगे? आप देखोगे कि कॉपी में काम कितना है, हर एक बच्चे की कॉपी में काम कितना है। ठीक है, उसको चेक करने में कितना टाइम लग रहा है ये देखोगे, और देखोगे मेरे से आगे कितने बच्चे हैं। ठीक है, यही तो देखोगे कि हर एक बच्चे की कॉपी में काम कितना है और मेरे से आगे बच्चे कितने हैं, उतना ही टाइम मेरी बारी को आने में लगेगा। ठीक है, कि टोटल एक बच्चे की कॉपी में काम कितना है, उसकी कॉपी को चेक करने में कितना टाइम लग रहा है और बच्चे कितने हैं, ये ही तो मेरा वेटिंग टाइम होगा। सपोज समझ आ रहा है आपको? ओके, सो दिस इज बेसिकली द वेटिंग टाइम इन कंप्यूटर सिस्टम। वेटिंग टाइम आपका होता है टर्न अराउंड टाइम, मतलब टोटल टाइम आपको एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीशन करने में कितना टाइम लग रहा है, वो टर्न अराउंड टाइम है, माइनस यूनिट ऑफ ऐसी कितनी प्रोसेसेस है, माइनस एक्स मतलब यूनिट ऑफ सर्विसेज। So this is considered to be a waiting time. Now next parameter is response time. Response time is basically the time interval between a time of submission of a job to its first response a job being given. मतलब कि कितना आपको टाइम लग रहा है कि जब आपके पास जॉब आई और फर्स्ट रिस्पॉन्स जब जॉब को मिला, वो होता है आपका रिस्पॉन्स टाइम।
ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम जिस प्रोसेस का कम होता है, ठीक है, जिस सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम कम होता है, दिस इज कंसीडर टू बी द बेस्ट वन। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम कम होना बेटर होता है। ओके, आई होप ये आपको सारे स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया समझ आ गए होंगे। इन स्केड्यूलिंग क्राइटेरियाज का यूज करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम बेस्ट है कौन से केस के लिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम इस केस में अच्छी है तो वो हर केस में अच्छी होगी, नहीं, सिनेरियो पे देखकर पता किया जाता है कि कौन सी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम इस केस में अच्छी है, कौन सी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम उस केस में अच्छी है। तो वो डिटरमाइन करने के लिए इन क्राइटेरियाज का यूज किया जाता है। सो ये क्राइटेरियाज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। Okay, in the next video we're gonna learn about level of scheduler. First we learn about the scheduler and then we learn about the level of scheduler. So if you guys like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button and subscribe button. Thank you.